नमस्कार। कभी सोचा है कि आज हम दुनिया का जो नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। आज हम बात करेंगे यूरोप की और उस एक शक्तिशाली, यहाँ तक कि खतरनाक आइडिया की, जिसने पुराने साम्राज्यों को मिटाकर नए देशों को जन्म दिया। वो आइडिया था राष्ट्रवाद। देखिए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये देश आज जैसे हैं हमेशा से वैसे नहीं थे। तो सवाल ये है कि ये बने कैसे? ये बने एक सोच से। एक ऐसी सोच कि जिन लोगों की भाषा, संस्कृति और इतिहास एक जैसा हो, उनका अपना एक आज़ाद देश होना चाहिए। बस इसी एक विचार ने क्रांतियों, युद्धों और नई सपनों की एक ऐसी कहानी लिख दी जिसने दुनिया बदल दी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई एक सपने से। साल था 1848, जब एक कलाकार फेडरिक सोर्यू ने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाई जिसमें सब आज़ाद और लोकतांत्रिक देश हों। लेकिन इस सपने की असली चिंगारी तो बहुत पहले फ्रांसीसी क्रांति की आग से भड़की थी। चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं। कहानी का पहला पड़ाव है फ्रांसीसी क्रांति, वो जगह जहां राष्ट्रवाद का आइडिया पहली बार एक हकीकत बना। सोचिए, 1789 से पहले फ्रांस में लोग राजा की प्रजा हुआ करते थे, देश के नागरिक नहीं। क्रांति ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। सत्ता राजा के हाथ से छीनकर आम लोगों को दे दी गई। लापात्री यानी पितृभूमि का एक नया आइडिया दिया गया, जिससे लोगों को लगे कि ये देश उनका है। शाही झंडे की जगह एक नया तिरंगा आया, एक नेशनल असेंबली बनी, पूरे देश में एक जैसे कानून लागू हुए। देखा जाए तो यह एक मॉडर्न नेशन का पहला ब्लूप्रिंट था। पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। फ्रांस के लोगों को लोकतंत्र का ये स्वाद ज्यादा दिन तक नसीब नहीं हुआ। सीन में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो लोकतंत्र को खत्म करके सारी ताकत अपने हाथों में ले लेता है। और वो शख्स था नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। एक तरफ उसने नेपोलियन कोड लागू किया, जिसने कानून के सामने सबको बराबर बना दिया। ये क्रांति का एक बड़ा सपना था। लेकिन दूसरी तरफ उसने टैक्स बढ़ा दिए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी और हजारों लोगों को जबरदस्ती अपनी फौज में भर्ती कर लिया। तो वो मुक्तिदाता था या तानाशाह? ये सवाल आज भी पूछा जाता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां आज़ादी के इन नए विचारों की सीधी टक्कर होती है पुराने ताकतवर साम्राज्यों से। नेपोलियन ने लड़ाइयां तो बहुत लड़ी, पर अनजाने में उसने पूरे यूरोप में क्रांति के बीज भी बो दिए। लेकिन 1815 में वॉटरलू में उसकी हार के बाद जो ताकतें जीतीं, जैसे ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशिया, उन्होंने मिलकर वक्त को पीछे घुमाने की कोशिश की। उन्होंने वियना की कांग्रेस में पुरानी राजशाही को फिर से गद्दी पर बिठा दिया। इन ताकतों की विचारधारा थी रूढ़िवाद, यानी कंजर्वेटिज्म। उनका मानना था कि समाज में बदलाव नहीं बल्कि स्थिरता होनी चाहिए। और स्थिरता कैसे आएगी? राजशाही, चर्च और पुरानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने से। उनके लिए राष्ट्रवाद और लोकतंत्र जैसे आइडियाज बहुत बड़े खतरे थे। लेकिन कहते हैं ना, एक आइडिया को आप मार नहीं सकते, सिर्फ दबा सकते हैं। जब रूढ़िवादी ताकतों ने क्रांतिकारियों को कुचलना शुरू किया तो ये लोग अंडरग्राउंड हो गए और वहां उन्होंने चोरी छुपे सीक्रेट सोसाइटीज यानी गुप्त संगठन बनाने शुरू कर दिए। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे इटली के ग्यूसेप मैज़िनी। सोचिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच, जो उस वक्त यूरोप के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे, वो मैज़िनी से इतना डरते थे कि उन्होंने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कह दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विचारों की लड़ाई कितनी बड़ी थी। तो सवाल ये है कि ये आइडिया गुप्त संगठनों से निकलकर आम लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचा? यहीं पर एंट्री होती है कला और संस्कृति की। इस दौर में एक कल्चरल मूवमेंट शुरू हुआ जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं। कलाकारों और कवियों ने कहा कि एक देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश की असली आत्मा तो उसके लोकगीतों, उसकी भाषा और उसकी संस्कृति में बसती है। उन्होंने लोगों को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से अपने राष्ट्र के साथ जोड़ा। इसका एक जबरदस्त उदाहरण पोलैंड में मिलता है। जब रूस ने पोलैंड पर कब्जा करके स्कूलों में पोलिश भाषा पर बैन लगा दिया तो वहां के लोगों ने अपनी भाषा को ही अपनी आज़ादी का सिंबल बना लिया। उन्होंने चर्च में, अपने घरों में पोलिश बोलना जारी रखा। भाषा अब सिर्फ भाषा नहीं बल्कि प्रतिरोध का एक हथियार बन चुकी थी। और मेटरनिच की कही ये मशहूर बात 100% सच साबित हुई। 1830 में फ्रांस में एक बार फिर क्रांति हुई और इसकी लहर पूरे यूरोप में फैल गई। बेल्जियम, पोलैंड, ग्रीस, हर जगह बगावत की आग भड़क उठी।
1830 से 1848 के बीच यूरोप में क्रांतियों का एक तूफान आ गया जिसने पुरानी व्यवस्था की चूलें हिला दी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां राष्ट्र का आइडिया अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि जंग और डिप्लोमेसी के जरिए हकीकत बनने जा रहा था। 1848 में जर्मनी में आम लोगों ने, लिबरल्स ने, एक लोकतांत्रिक देश बनाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। राजा ने उनकी कोशिश को कुचल दिया। इसके बाद राष्ट्र बनाने का काम प्रशिया की ताकतवर सेना और उसके कंजर्वेटिव नेताओं ने अपने हाथ में ले लिया। और इस काम को अंजाम दिया प्रशिया के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। बिस्मार्क का फॉर्मूला बड़ा सीधा था। उनका मानना था कि देश भाषणों से नहीं बल्कि लौह और रक्त से बनते हैं, यानी जंग से। और उन्होंने यही किया। 7 साल के अंदर 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ। और इन जीतों के साथ उन्होंने बिखरे हुए जर्मन राज्यों को एक करके एक ताकतवर जर्मन साम्राज्य बना दिया। उधर इटली के एक होने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इसे 3 लोगों ने मिलकर मुमकिन बनाया। मैज़ीनी, जो इस सपने की आत्मा थे, काउंट कैवर, जो इसके दिमाग थे, जिनकी डिप्लोमेसी ने बड़े बड़े दुश्मनों को हराया, और गैरिबाल्डी, जो इसकी तलवार थे, जिनकी सेना ने दक्षिणी इटली को आज़ाद कराया। इन तीनों की वजह से इटली एक देश बन पाया। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। कहानी के आखिर तक आते आते राष्ट्रवाद का जो विचार कभी आज़ादी का प्रतीक था, वो अब एक खतरनाक और आक्रामक रूप लेने लगा था। 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद की भावना साम्राज्यवाद में बदलने लगी। अब जर्मनी और इटली जैसे नए देश ये साबित करना चाहते थे कि वो बाकियों से बेहतर हैं, और ये साबित करने के लिए वो दूसरे कमज़ोर देशों पर कब्जा करने लगे। अपने देश से प्यार अब दूसरे देशों पर हावी होने का जुनून बन गया। इसका सबसे विस्फोटक नतीजा बाल्कन के इलाके में देखने को मिला। ये इलाका कभी ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। जैसे ही साम्राज्य कमजोर पड़ा, यहाँ के छोटे छोटे देश आज़ादी के लिए लड़ने लगे। साथ ही रूस, जर्मनी जैसी बड़ी ताकतें भी इस इलाके पर अपना कंट्रोल चाहती थी। ये जगह एक बारूद के ढेर की तरह बन गई थी, जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। और आखिरकार उस बारूद के ढेर में चिंगारी लग ही गई। बाल्कन में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की यही लड़ाई पहले विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी। तो 100 साल की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अपने देश से प्यार करने और दूसरे देशों से नफरत करने के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? राष्ट्र के लिए प्रेम कब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी ज़रूरी था और आज भी उतना ही ज़रूरी है।